जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर पोषण के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग स्व पोषण के बारे में पढ़े थे, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया था। पर पोषण में थोड़ा सा एक टॉपिक था जिसको हम लोग पढ़े थे, पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से समझा देते हैं, को अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लौक। देखिए, पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हिंदी में उसको हरित लौक कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हरित लौक। पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वह दो भागों में बटा होता है। एक का नाम होता है स्ट्रोमा और एक का नाम होता है ग्राना। ग्राना के अंदर क्लोरोफिल नामक कोशिकाएं पाई जाती है, जो छोटे छोटे हरे कोशिकाओं के रूप में होती है। उससे क्या जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। इसी हरे रंग के कारण, यानी क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग का दिखाई देता है। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक। याद रखिएगा, परीक्षा में आपको पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोलते हैं? तो पत्तियों को। और प्रकाश संश्लेषी अंगक उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसमें अंग है, इसमें अंगक है, ध्यान रखिएगा। अंगक बोलेगा तो क्लोरोप्लास्ट, और अंग बोलेगा तो पत्तियां। इसके बाद हम लोग अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है परपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसकी एक हम परिभाषा लिखे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है, उसे ही क्या कहते हैं? परपोषण। भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं नहीं होती है। ये जीव हमेशा दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उसी को परपोषण कहा जाता है। इसमें प्रकाश की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश की क्रिया क्या होती है? तो स्वपोषण में, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम लोग में थोड़ा क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें जीव जंतु आते हैं, उसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जीव जंतु में क्या होती है? परपोषण की क्रियाएं होती है। एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, पेड़ पौधों में प्रकाश की क्रियाएं होती हैं और हम लोग में प्रकाश की क्रियाएं नहीं होती है। यानी परपोषण में प्रकाश की क्रियाएं नहीं होती है। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। एक का नाम होता है मृतजीवी पोषण, दूसरे का नाम होता है परजीवी पोषण, और तीसरे का नाम होता है प्राणी संपोषण। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ है कि मृतजीवी पोषण किससे कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए, जो जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों से प्राप्त करते हैं, जो जीव अपना भोजन मृत जीवों और पौधों से, यानी मरे हुए जीवों से और पौधों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। यानी जो जीव सड़े गड़े चीजों को खाते हैं, यानी जो मर गया है जीव उसी को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे उदाहरण में देखिए हम लोग मशरूम यानी गोबर छाता। मशरूम यानी गोबर छाता क्या होता है? देखिए, कभी इसको आप लोग देखे होंगे कि गोबर के ऊपर क्या होता है? एक उजला पौधा के रूप में उगता है, जिसके ऊपर एक छाता की तरह होता है और नीचे एक उसके डंटा के रूप में रहता है। वही क्या होता है? हमारा मशरूम यानी गोबर छाता होता है। इसका हम इमेज यहाँ पर लगाए हुए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला है कवक। कवक में क्या होता है? मृतजीवी जीव होता है। ये भी क्या करता है? सड़ी गड़ी चीजों को खाता है। ये वृक्ष के ऊपरी सतहों पर क्या लगता है? लगा रहता है, उसके शाखाओं पर लगा रहता है। उसके बाद हमारा है चील। चील भी आप देखे होंगे, कोई जीव मर जाता है तो उसको ले जाकर कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फेंकने के बाद चील आकर उसको क्या करता है? खाना चालू कर देता है। इसी तरह गिद्ध। गिद्ध भी क्या होता है? मृतजीवी पोषण। यह भी क्या होता है? मरे हुए चीजों को खाता है, अधिक से अधिक मरे हुए चीजों को ही खाता है। कौन? चील और गिद्ध। तो आप लोगों को परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है परजीवी पोषण। देखिए, परजीवी पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं हमारा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या किसे कहते हैं? तो दो जीवों में से एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीवों को क्या होती है? हानि होती है। देखिए, इसमें दो जीव रहते हैं, जिसमें से एक जीव को क्या होता है? लाभ होता है और दूसरे जीव की हानि होती है। दूसरे जीव को हमेशा हानि होती है। पहले जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है। इस उदाहरण में हम लिखे हैं कि
जोक, आप लोग जोक देखेंगे जब भैंस उस आप लोग नहवाने ले जाते होंगे तो उसमें क्या होगा, जोक उसको भैंस को क्या पता है पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद उसका क्या होता है ब्लड चूसने लगता है, तो ब्लड चूसेगा तो बताओ यहाँ पर जोक को क्या हो गया लाभ होगा और भैंस को क्या होगी हानि होगी, भैंस को हमेशा हानि होती है। उसी तरह मच्छर, मच्छर हम लोग काटता है तो मच्छर जब भी काटेगा हम लोग को तो यहाँ पर हम लोग का ब्लड क्या करेगा खींच लेगा चूस लेगा, तो ब्लड चूस लेगा तो मच्छर को लाभ होगी, मच्छर को लाभ होगा और हम लोग को हानि होती है। उसी तरह जू, जू को क्या बोलते हैं ढील, जब हम लोग का मुड़ी में ढील होता है, जब कोई बच्चा नहीं नहाता है जल्दी चाहे 5-10 दिन पर नहाता है उसके क्या होता है जू हो जाती है, तो उसके मुड़ी में जब जू हो जाती है तो देखिएगा उसमें क्या करता है ब्लड को चूस लेता है और उसको लाभ हो जाता है, हम लोग क्या होती है हानि होती है। उसके बाद हमारा गोल्ड कृमि है, गोल्ड कृमि भी क्या होता है परजीवी पोषण होता है। गोल्ड कृमि की तरह एक पौधा है जिसका नाम है अमरबेल, एक लत्ती की तरह होती है, एक जाल की तरह, एक पौधे के किसी पौधे के ऊपर पत्तियों के ऊपर क्या होती है जाल की तरफ बिछड़ मतलब चारों से फैल जाती है और उस पर क्या होता है उसके जो भोजन बनता है पेड़ पौधा का उसमें से क्या करता है खाना का उसका उपयोग कर लेता है, तो इसको लाभ होगा और जिस पौधा पर रहता है उसको क्या होता है हानि होती है, उस पौधा को हानि होती है। आप लोग परजीवी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राणी संपोषण यानी प्राणी समभोजी पोषण। देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में पदार्थों के रूप में प्राप्त करे, यानी जो जीव ठोस या तरल रूप में यानी एक सॉलिड ग्रुप में और लिक्विड ग्रुप में भोजन जो प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं प्राणी संपोषण। इसमें मनुष्य अमीबा मेढक जीव जंतु ये सब आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ठोस वाले जैसे रोटी चावल दाल ये सब ठोस रूप में रहता है तो इसको भी खाते हैं। दूध तेल घी ये सब किस रूप में रहता है लिक्विड रूप में, तो इस सभी चीजों को हम लोग खाते हैं। अमीबा भी उसी तरह करता है, मेढक भी करता है, तो सारी के सारे क्या है प्राणी संपोषण। आप लोगों को अच्छी तरीके से इस सारी के सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा के बारे में, अमीबा में किस तरह का पोषण होता है, अमीबा कैसा जीव होता है, अमीबा का पोषण किस तरह का होता है, अमीबा भोजन किस तरह पकड़ता है किस तरह पचाता है, इस सारी चीजों के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस तरह का होता है उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अमीबा में पोषण न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण किस तरह का होता है उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि अमीबा कैसा कैसा जीव होता है। सबसे पहला हमारा है अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव होता है। देखिए प्राणी संपोषी जीव का मतलब होता है कि जो जीव ठोस और तरल दोनों पदार्थों का सेवन करता है उसे क्या कहता है प्राणी संपोषी। तो हम लोग पढ़े थे कि प्राणी संपोषी कौन होता है अमीबा, तो प्राणी संपोषी जीव कौन होता है अमीबा। अमीबा एक क्या होता है मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव होता है। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय मतलब होता है जिस जीव का शरीर एक ही तरह के कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उससे क्या कहता है एक कोशिकीय जीव। तो अमीबा में क्या है एक कोशिकीय जीव होती है। इसके बाद इसका निश्चित आकार अनिश्चित आकार का होता है, ये क्या होता है एक अनिश्चित आकार का प्राणी होता है कौन अमीबा। अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है, वो हमेशा अपना आकार क्या करता है बदलते रहता है। किसके कारण बदलता है तो कुटपादों के कारण, कुटपादों के बिगड़ने और बढ़ने के कारण अमीबा में आकार क्या होता है बदलते रहता है, उसके आकार में क्या होता है परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण अमीबा का आकार कैसा होता है अनिश्चित आकार का होता है। कुटपादों की मदद से ही अमीबा क्या करता है अपना भोजन ग्रहण करता है। जब भी अमीबा के समीप में भोजन आता है तो वह क्या करता है अपने कुटपादों को चारों ओर फैलाकर और धीरे धीरे भोजन क्या करता है पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो क्या करता है भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। फिर उसके बाद जब भोजन उसके शरीर में जाता है यानी भोजन रासायनिक रूप में जब अंदर जाता है तो उसके अंदर एंजाइम निकलते हैं, बहुत से एंजाइम निकलते हैं, तो वहाँ भोजन क्या होता है पाचन होता है। जब भोजन पूरे तरह से पच उच जाता है तो उसमें से अवशिष्ट जो पदार्थ बच जाए वो बहिष्करण के द्वारा क्या होता है बाहर निकल जाता है। यानी अमीबा का जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण पाचन और बहिष्करण के द्वारा होता है। अमीबा का जब भोजन होता है वो शैवाल और बैक्टीरिया होता है। समुद्र में छोटे छोटे शैवाल और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अमीबा क्या करता है वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अमीबा समुद्र में ही पाया जाता है। अमीबा का देख लीजिए ये आकार है, अमीबा का देखिए दोनों साइड में जो है क्या है कुटपाद है, यहाँ पर बाहर पर भी भोजन है। जैसे अमीबा का अंदर आएगा तो क्या आएगा भोजन रसधानी, यानी भोजन में जैसे आएगा तो केंद्र के पास रहता है वहीं पर पाचन
अनेकों तरह के एंजाइम निकलते हैं जिसमें भोजन क्या होता है, पचना चालू हो जाता है। जब भोजन तरह से पच जाता है अच्छा तरीके से, तो धीरे धीरे किसी न किसी अपने क्या करता है, किसी न किसी भाग से क्या करता है, भोजन को निकाल लेता है, जिसका कोई फिक्स तो रास्ता नहीं रहता है अमीबा का कि भोजन कहाँ से निकाले और कहाँ से ग्रहण करे। तो वो क्या करता है, किसी स्थान से एक स्थान से क्या करता है, अपने भोजन को बाहर निकाल देता है, जिसको क्या कहते हैं, बहिष्करण। जिसको क्या कहते हैं, बहिष्करण। देखिए अमीबा जब भी अपना भोजन को पकड़ता है तो अपने उत्पादों को चारों ओर से मतलब कि फैलाकर क्या करता है, भोजन को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, वो अपने अपने शरीर के अंदर लेता है। अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसके कहते हैं अंतःग्रहण। जैसे भोजन को अंदर ग्रहण करता है तो उसके बाद उसमें क्या होता है, पाचन रस निकलना चालू होता है। बहुत तरह के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जैसे उसमें भोजन पूरी तरह से पच जाती है तो जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं तो वो क्या करता है, अपने किसी भी मतलब कि अमीबा अपने किसी भी मतलब कि उसका तो कोई फिक्स स्थान नहीं होता, मतलब किसी भी स्थान से वो क्या करता है, अपने भोजन को बाहर निकाल देता है, जिसको क्या कहते हैं, बहिष्करण। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अमीबा कैसा जीव होता है। अमीबा का भोजन हमेशा शैवाल और बैक्टीरिया के रूप में होता है। याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। यह प्राणी संपोषी होता है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है। यह हमेशा इसका आकार निश्चित अनिश्चित होने के कारण क्या है, उत्पादों का बिगड़ने और बढ़ने के कारण इसका उत्पाद हमेशा बनता है और बिगड़ते रहता है, जिसके कारण इसका आकार कैसा हो जाता है, अनिश्चित आकार का हो जाता है। उत्पादों के मदद से ही क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। कौन, अमीबा। भोजन के रूप में क्या खाता है, तो शैवाल और बैक्टीरिया जो समुद्र में पाए जाते हैं। अमीबा हमेशा समुद्र में ही पाया जाता है। अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है, तो सबसे पहले वह अंतःग्रहण करता है, फिर उसके बाद भोजन उसके शरीर में जाता है तो वहां पर पाचन होता है एंजाइमों के द्वारा। फिर उसके बाद जब पच जाता है तो क्या होता है, अपने किसी भी स्थान से निकाल देता है भोजन को, जिसको क्या कहते हैं, बहिष्करण। यानी उसका कोई फिक्स स्थान नहीं है कि वो किस में भोजन करेगा और कहाँ से अपना भोजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। आप लोगों को अमीबा के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक पर, पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम भी क्या होता है, एक प्राणी समभोजी जीव होता है, यानी एक कोशिकीय जीव भी होता है। इसका भी शरीर एक ही तरह के कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। जिस तरह अमीबा का शरीर एक ही तरह के कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, सेम उसी तरह पैरामीशियम का शरीर भी क्या होता है, एक ही तरह के कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। याद रखिएगा, अब पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ होता है, याद रखिएगा, पैरामीशियम क्या होता है, एक प्रोटोजोआ। इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है। अमीबा की तरह अनिश्चित आकार का नहीं होता है। यह पैरामीशियम क्या होता है, एक निश्चित आकार का प्राणी होता है। अब पैरामीशियम के शरीर के ऊपर क्या होता है, बाल की तरह संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिया। यह शरीर को क्या करता है, पैरामीशियम के शरीर को ढक कर रखता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी जीवों से भी क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसके भोजन ग्रहण करने के लिए एक फिक्स स्थान होता है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका मुख। क्या कहते हैं उसको, कोशिका मुख। हिंदी में बोलते हैं उसको साइटोस्टोम। याद रखिएगा, पैरामीशियम को भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित यानी फिक्स स्थान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका मुख, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइटोस्टोम। पैरामीशियम का जो आकार होता है एक चप्पल की तरह होता है। किस तरह होता है, चप्पल की तरह। अगर ध्यान से देखिए तो इसका आकार किस तरह लग रहा है, चप्पल की तरह। तो याद रखिएगा, पैरामीशियम का आकार किस तरह का होता है, एक चप्पल की तरह होता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि मानव में किस तरह का पाचन होता है, उनमें कौन कौन से ग्रंथियां भाग लेती हैं, उनमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं जो भोजन के पचाने में सहायता करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।